हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट हम लोग देख रहे थे और पिछले दो वीडियो में फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम लोग अच्छे से समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टार्ट करेंगे और आई थिंक आज सोचेंगे तो वीडियो को समाप्ति कर देंगे। थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा लेकिन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम लोग वहीं चलते हैं जहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना होगा। और फिक्स एक्सचेंज रेट वगैरह सब कुछ हो चुका था, तो थोड़ा सा ये सब भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कैसे कैसे कहाँ पे चला गया। एक्सचेंज रेट कैसे निर्धारण होता है, क्योंकि सवाल कभी कभी रहता है किसे हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन। बाकी इनफ्लो आउटफ्लो तो हम लोग इनफ्लो सप्लाई, आउटफ्लो मतलब डिमांड, यानी कि इसको समझे, बात को समझे। यानी कि बाहर करेंसी को डिमांड करें आउटफ्लो होगा, बाहर जाएगा करेंसी, और यहाँ पर बाहर की करेंसी इनफ्लो यानी कि सप्लाई करिएगा तो करेंसी उसको ट्रांसफर करिएगा इनफ्लो। ठीक है, इनफ्लो मतलब क्या कि यहाँ पर आना, आप पैसा बाहर दीजिएगा तब ना यहाँ पर आएगा। कोई यहाँ से गुड सर्विस खरीदेगा तो आपको पैसा देगा तो इनफ्लो होगा यहाँ पर ना। तो आपको पैसा सप्लाई करना होगा तभी ना यहाँ पे इनफ्लो होगा। इस टाइप से था। और डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट। और लास्ट में सवाल लगा दी, उस सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको देख लीजिएगा कि डिवल्यूशन वगैरह देख लेते हैं। चलिए तो डायरेक्ट हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास बेहद खास, कहाँ चला गया, कैसे कैसे प्रभावित होता है, इसके बारे में ग्राफ से बताए थे। इसके बाद हम लोग लास्ट ऑफ वेन एक्सचेंज रेट, इसका टॉपिक क्या था? इसका टॉपिक था कि चेंज इन एक्सचेंज रेट कैसे कैसे होता है, अफेक्ट द एक्सचेंज रेट इन द डिमांड सप्लाई एक्सचेंज रेट से क्या था, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट पे क्या प्रभाव पड़ता है डिमांड सप्लाई का, तो उसके बारे में हम लोग देखे थे। और आपका फिनिश हुआ था बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि यहीं से स्टार्ट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग को पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि वे सब टेबल डायग्राम ग्राफ समाप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या है देख लीजिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ विजिबल मटेरियल। विजिबल जो दिखता है, ठीक है, विजुअल मटेरियल, इट इज़ द पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है आगे चल कर देखेंगे, ठीक है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस ऑफ ट्रेड एक पार्ट, छोटा सा पार्ट है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल विजिबल मटेरियल होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इनविजिबल नहीं होता है। और जो भी हम लोग का लोन वगैरह का बात होता है जो मिलता है वो भी नहीं रहता है यहाँ पर। जो ट्रांसफर पेमेंट वगैरह मिलता है तो वो सब भी नहीं होता। चलिए, एक्सपोर्ट्स आर द क्रेडिट इंटर हैज द क्रेडिट आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग टू इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब एक्सपोर्ट होगा तो क्या होगा, क्रेडिट बनेगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, ठीक है, क्रेडिट बनेगा। ठीक है, तो क्रेडिट होगा। इसके बाद एज इट करस्पॉन्ड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो मतलब क्या, सप्लाई। यहाँ पे आपको सप्लाई करना होगा क्योंकि पैसा सप्लाई करिएगा तभी ना एक्सपोर्ट होगा। तो वहाँ से बाहर से आपका पैसा से कुछ खरीद सकता है तो आपको सप्लाई करना होगा, तो इसके इस रिस्पेक्ट में इनफ्लो करना होगा। इसके बाद जस्ट अपोजिट द इम्पोर्ट्स आर क्रेडिट इंटर है डेबिट आइटम। यहाँ पे डेबिट होगा, इंपोर्ट करिएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में एंड इट्स करस्पॉन्ड टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसके अतिरिक्त आपको आउटफ्लो करना होगा क्योंकि आप इंपोर्ट करिए यानी कि गुड्स और सर्विसेज को क्या करना होगा, तो बाहर से मंगाइएगा तो डेबिट, यहाँ पे पैसा आपको रिटर्न वहाँ पर देना होगा। इसके लिए क्या, आउटफ्लो मतलब डिमांड, यानी कि बाहर के पैसा का डिमांड करिएगा। और ऊपर देखें तो डिमांड करिएगा, तो पैसा वहाँ पर बाहर फिर जाएगा। ठीक है, पैसा बाहर जाएगा तो आपको डेबिट के रूप में उसको देखा जाएगा और यहाँ से आप गुड्स और सर्विस को इंपोर्ट करिएगा। तो दो यहाँ इसका क्रेडिट थे बैलेंस ऑफ पेमेंट का। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका टाइप में देख लीजिए, पहला फेवरेबल, दूसरा अनफेवरेबल और थर्ड है आपका इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो फेवरेबल का बुक सिंपल है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो फेवरेबल होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल। और दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे यहाँ पर हम लोग, इक्विलिब्रियम ट्रेड बोलेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है, इन द सिचुएशन वेयर द विजिबल ट्रेड्स, विजिबल एक्सपोर्ट्स एक्सीड द वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो टर्म हैज द बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि फेवरेबल। और सिचुएशन सेकंड क्या है, द सिचुएशन वेयर द वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट्स, यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसके बाद यहाँ बराबर होगा तो सिचुएशन वेयर द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट्स, टर्म हैज बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड। सिंपल है। और तीनों कंडीशन पूछता है, फेवरेबल, अनफेवरेबल और बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पूछेगा। तो तीनों में से बैलेंस ऑफ पेमेंट हम देखेंगे तो ट्रेड का तीनों था, ट्रेड का सिचुएशन और ट्रेड का कंडीशन। और इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसी का पार्ट था बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या देख लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द कंप्लीमेंट सिस्टम ऑफ कंट्री रिसिप्ट्स एंड क्या है, पेमेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन से जो भी हम लोग एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं, उसमें तो टोटल हम लोग का जो भी रिसिप्ट आता है, जो भी हम लोग पेमेंट करते हैं, तो उसी का लेखा जोखा एक स्टेटमेंट होता है, कंप्लीमेंट स्टेटमेंट होता है, लिखित क्या बोलते हैं, सब कुछ स्टेटमेंट के रूप में रहता है। कितना हम लोग ट्रेड की, कितना लॉस हुआ, कितना, मतलब एक तरह से कहिए किसे पूरा लेखा जोखा जो कंट्री करती है ट्रेड वगैरह, तो उसी के बारे में सब कुछ रहता है।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू किलबर्ग इकोनॉमिस्ट के अनुसार द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, क्यों? क्योंकि एक सिस्टम के तहत आरबीआई या फिर आरबीआई के ऊपर में आईएमएफ है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो उसके अंदर में आरबीआई सब करवाती है, लेन देन सब डॉलर में पैसा रखना, डॉलर में एक्सचेंज करना, तो एक सिस्टम के तहत होता है। एंड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंस ऑफ एंड रिपोर्टिंग कंट्री एंड रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जितने के दोनों के बीच में जो होगा तो दोनों कंट्री के बीच में होगा एक रेसिडेंट ऑफ रिपोर्टिंग कंट्री और रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्री के बीच में, दोनों के बीच में ट्रेड होता है। उसी का जो भी हम लोग का लेखा जोखा होगा, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, विजिबल इनविजिबल सब इसमें आ जाएगा। इसमें सब आएगा, विजिबल में केवल बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल विजिबल, यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा, विजिबल इनविजिबल, और आपका जो एक क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, जो रेमिनेंट्स वगैरह मिलता है हम लोग को, तो ट्रांसफ़र पेमेंट वगैरह भी इसमें इंक्लूड आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो कि कैपिटल ट्रांसफ़र, तो तीनों यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड द थ्री इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, आपका विजिबल आइटम हो गया, जैसे इंक्लूड द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स, जिसमें हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड देखे थे। इनविजिबल आइटम इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सब कुछ इसमें आएगा, इनविजिबल दिखाई नहीं देगा। इसके बाद कैपिटल ट्रांसफ़र, इसमें इंक्लूड रिसिप्ट्स, बोरोविंग, सेल्स ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल पेमेंट, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट। कैपिटल यानी कि पूंजी हम कोई खरीदना है, बाहर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए क्या बोरोइंग पैसा को करेंगे, फिर सेल ऑफ एसेट्स वगैरह को बेचेंगे तो वहाँ से भी पैसा आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिसिप्ट होगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का पेमेंट देना होगा। पेमेंट कैसे करेंगे, लोन वगैरह को रीपेमेंट करना होगा तो देना होगा। इसका परचेज ऑफ एसेट बाहर से खरीदेंगे तो वहाँ पर ही पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज खरीदना बिकना जो यानी कि कैपिटल को खरीद बिक्री होगा, तो कैपिटल ट्रांसफ़र हो गया। और इनविजिबल आ गया, विजिबल आ गया, तो तीन कंपोनेंट है, तो तीनों कंपोनेंट को समझना होगा, ठीक है। कैपिटल में दो है, यहाँ पर रिसिप्ट और यहाँ पर कैपिटल पेमेंट। तो पेमेंट कब करेंगे, इस कंडीशन से पेमेंट करेंगे। और रिसिप्ट कब होगा, तो उधार लेंगे या फिर अपने सेल को बेचेंगे तो हमको पैसा वहाँ से आएगा, ठीक है। तीनों कंडीशन को याद रखिएगा। कंपोनेंट इसमें पूछता है कि इसका कंपोनेंट कौन कौन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग, और इसके बाद क्या फीचर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, दो टॉपिक इसका और बचा हुआ है, तो देख लीजिए इसको भी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यानी कि इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसके बारे में था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर द डन ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट या रिसिप्ट जो प्राप्त होता है, और डेबिट और पेमेंट जो हम लोग देते हैं, तो उसके बीच में ड्यूल नेचर, दोनों के बीच में जो सिस्टम है, दोनों सिस्टम को हम लोग ऐड करके बनाते हैं इसको। आफ्टर फिलिंग द ऑल द एंट्री इन द रिकॉर्ड्स, ठीक है, एंड टोटल क्रेडिट टोटल डेबिट बिकम इक्वल टू ईच अदर। बाकी लास्ट में देखिएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि एक दूसरे के बराबर हो जाता है, कितना मैंने डेबिट किया, कितना क्रेडिट किया, तो सब कुछ लास्ट में बराबर देखने को मिलता है। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट ऑफ क्रेडिट, ठीक है, बोलते हैं करंट कैपिटल। तो करंट ऑफ कैपिटल तो फिक्स रहता है, लेकिन करंट में आगे पीछे बदलाव होते रहता है। तो हम लोग कैपिटल से करंट को मैनेज करके लास्ट में ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बराबर देखने को मिलता है। आगे पढ़ेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, लेकिन ओवरऑल देखिएगा लास्ट में तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बराबर रहता है। आरबीआई उसको बराबर कर देता है। अगर थोड़ा सा चेंज होता है, आगे पीछे होता है कैपिटल में, करंट में आगे पीछे होता है, तो आरबीआई उसको बैलेंस कर देता है। उसके पास पैसा रिजर्व में रखता है, क्या बोलते हैं उसको, फॉरेक्स यानी कि जो बाहर कंट्री का जो पैसा रखता है, तो उससे उसको ट्रांसफर करके इक्वल कर देता है, ठीक है। लेकिन हमेशा लास्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर होता है। सो बिकॉज द बोथ साइड इक्वल इन द ट्रांजेक्शन, दोनों साइड बराबर होगा, रिकॉर्डेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड दैट्स वाई द बीओपी इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम। इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इक्विलिब्रियम होता है। अगर इक्विलिब्रियम होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशन कैसे होता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है ना, करंट अकाउंट में आता है, तो करंट अकाउंट के चलते अनफेवरेबल कंडीशन होता है, लेकिन उसको बाद में आरबीआई उसको बराबर कर देती है लास्ट में, क्योंकि हमेशा ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है ना। दोनों कर से बराबर लेन देन होता है। इसके बाद फीचर ऑफ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीओपी के क्या क्या देख लीजिए। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ द कंट्री रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन द होल कंट्री, पहला। इसके बाद इट इज़ द अकाउंट ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, एक साल के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा 1 ईयर में जो भी होता है लेन उसके बारे में उसके लिए होता है। इट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ विजिबल, इनविजिबल एंड ट्रांसफर कैपिटल, सब कुछ होते हैं। ट्रांसफर कैपिटल में बता दिया आपको किसे, पेमेंट रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट दोनों होता है यहाँ पर, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट। ठीक, क्या बोलते हैं, कैपिटल और रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट के बारे में पढ़िएगा, बजट चैप्टर में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट जो प्राप्त होगा, बोरोइंग वगैरह लेंगे यहाँ से, और कैपिटल पेमेंट जो करेंगे, तो इसके बारे में तीनों यहाँ पर बता दिए। इसके बाद पेमेंट एंड रिसिप्ट्स आर द अकाउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों यहाँ पर एंट्री रहता है। और इसके बाद डबल इंटरेस्ट सिस्टम इससे कीप द बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस, और डबल इंटरेस्ट सिस्टम ही है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा बैलेंस रखता है। डबल इंटरेस्ट सिस्टम यानी कि जितना मैंने आपसे एक्सपोर्ट किया उतना ही बाहर से एक्सपोर्ट, ऐसा होता नहीं है। इसके दो कंपोनेंट रहते हैं जो बता रहे हैं कि करंट और कैपिटल। तो करंट में आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, और कैपिटल में आपका
लोन आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, तो सब लॉन्ग टर्म के लिए जो आता है कैपिटल में आता है, तो वहाँ से पैसा यहाँ ट्रांसफर करके बैलेंस कर देते हैं। और कभी कभी पैसा का कमी आ गया तो हम लोग आरबीआई से जाकर पैसा लेकर बैलेंस आरबीआई कर देती है। आरबीआई पास नहीं रहता है तो जाकर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वहाँ से पैसा लेकर, जैसे कि 1991 में यहाँ पे बीओपी क्राइसिस हो गया था, तो क्या की थी हम लोग, सोना गिरवी रख क्या बोलते उसको, आईएमएफ से गिरवी रख कर वहाँ से हम लोग पैसा ले लिए थे, तो बैलेंस कर दिया जाता है जब यहाँ पर कंडीशन अनफेवरेबल होता है। चलिए टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिए, टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बोले कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बराबर होता है, तो यहाँ पे फेवरेबल और अनफेवरेबल कैसे हो गया, तो एक्सपोर्ट जो करंट अकाउंट है ना इसके चलते हो जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उसको लास्ट में बराबर किया जाता है। एक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड प्लस द कैपिटल ट्रांसफर क्या है एब्रोड टू द गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एज द कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम द एब्रोड इज नोन एज बैलेंस ऑफ फेवर, यानी कि एक्सेस गुड्स एंड सर्विस को एक्सपोर्ट करेंगे यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, ठीक, प्लस कैपिटल ट्रांसफर टू एब्रोड, यानी कि यहाँ से पैसा हम लोग का बाहर जा रहा है, ठीक है, पैसा नहीं कैपिटल ट्रांसफर है ना, पूंजी वगैरह एसेट्स वगैरह बाहर जाएंगे तो बाहर से पैसा आएगा, ठीक है, बाहर से पैसा आएगा। एंड ओवर गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड, यानी कि इससे इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाएगा एक्सपोर्ट एट द कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम एब्रोड नोन एज फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओवरऑल बोले तो एक्सपोर्ट यहाँ पर ज़्यादा, और अनफेवरेबल कब होगा, जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज़्यादा। एक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट प्लस द कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम एब्रोड ओवर द गुड्स एंड सर्विसेज एब्रोड इंपोर्टेड प्लस द क्या प्लस कैपिटल ट्रांसफर इज नोन एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ, जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पर ज़्यादा था तो यहाँ पर कम होगा, ठीक है। गुड्स और सर्विस यहाँ पे एक्सपोर्ट हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, साथ साथ कैपिटल ट्रांसफर का भी इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना, तो पैसा यहाँ से क्या बाहर जाएगा इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करेंगे तो लॉस में जाएगा ना, इंपोर्ट नहीं कर एक्सपोर्ट करेंगे तो हम लोग अच्छा फेवरेबल होगा, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए तो अब लास्ट जो सवाल इसका है कि डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है, जैसे पिछले बार भी दिया था, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी पूछता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी पूछता है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ विजिबल अनविजिबल इंक्लूडिंग सब कुछ कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, इट कंसर्न विद द ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम, पहला। सेकंड क्या है, इट इज़ द वाइडर कॉन्सेप्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो वाइडर कॉन्सेप्ट है, यहाँ ये क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है। इट इज़ द ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी, रियल में बता इकोनॉमी का कंडीशन क्या है, इट इज़ द नॉट ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना, परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री का इकोनॉमी का मेन इंडिकेटर नहीं बताएगा, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ना, कभी ट्रेड ज़्यादा होगा कभी कम होगा, लेकिन ओवरऑल एक साल के लिए फिक्स रहता है, बताता है कि कितना हम लोग कंडीशन सही है या नहीं है। इट इज़ एलवे बैलेंस, हमेशा बैलेंस रहता है, इट इज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल भी रहता है, इसी के कारण हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल और अनफेवरेबल पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के कारण खास करके होता है। हो गया, तो डिफरेंस दोनों को याद रखिएगा, इसका भी काम हो जाएगा। इसके बाद एडवर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में भी ऊपर में बता देंगे, फिर भी यहाँ पर लिखा हो तो इसको भी देख लीजिए। क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे व्हेन द रिसीप्ट ऑफ ए कंट्री, यानी कि जो प्राप्त होगा कंट्री में पैसा, और इक्वल टू इट्स पेमेंट, आर इक्वल टू इट्स पेमेंट, यानी कि जो प्राप्त होगा जो पेमेंट करेंगे ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स ट्रांजेक्शन विद द अदर कंट्री, अदर कंट्री में जो हम लोग पेमेंट करेंगे और जो हमारे कंट्री में रिसिप्ट प्राप्त होगा, अगर दोनों बराबर होगा तो क्या बोलेंगे, हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलेंगे इक्विलिब्रियम में है। इट इज़ द कंट्री रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरनर ऑल द सोर्स इट्स पेमेंट एंड क्या फॉरनर एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज आल्सो एलवेज क्या है अनफेवरेबल और एडवर्स यहाँ पर होगा। क्या एक सेकेंड लास्ट में क्या बोल रहा है, तो देखिए अनफेवरेबल का कंडीशन बता रहा है कि अगर कंट्री का जो रिसीप्ट जो प्राप्त होगा फ्रॉम फॉरनर विदेशी से वो फेल सोर्स यानी कम प्राप्त होगा, ठीक है ना, ऑफ इट्स पेमेंट टू द फॉरनर, यानी कि पेमेंट हम लोग ज़्यादा कर देंगे फॉरमेट को, फॉरनर को विदेशी को वहाँ से प्राप्त कम होगा, तो अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा, ठीक। वी सीक, इसके बाद व्हेन वी सीक द डिसइक्विलिब्रियम और एडवर्स, अगर हम लोग ऐसा देखते हैं इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, इट रेफर्स टू नोट द बैलेंस ऑफ पेमेंट एज ए होल। देखिए क्या बोले, बैलेंस ऑफ पेमेंट एज ए होल को नहीं दिखाता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल किसको दिखाएगा, बट इट इज़ द बैलेंस ऑफ ए सर्टेन कैटेगरी और सेक्शन को दिखाता है। ये पूरा ओवरऑल तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन एक कैटेगरी जो कि जैसे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पर बताते हैं हम लोग, उसको भी फेवरेबल और अनफेवरेबल देखने को मिलता है, क्रेडिट और डेबिट उसी में आगे पीछे होता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री एग्जिस्ट व्हेन द डिमांड ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड्स इट्स सप्लाई और वाइस वर्सा। पोजीशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम का पोजीशन तभी होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, एक्सीड्स इन द कंट्री विद द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड्स ओवर इट सप्लाई, डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई के ऊपर में, या फिर सप्लाई ज़्यादा होगा डिमांड के ऊपर में, किसको, फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि पैसा का बात यहाँ पर हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डिसइक्विलिब्रियम में है, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, बराबर है तो इक्विलिब्रियम, बराबर नहीं तो डिसइक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम का रीजन यहाँ पर दिया होगा, रीजन क्या क्या है, तो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कुछ पॉइंट को याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर
तो रीजन में फर्स्ट क्या बोल रहा है, आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन, देखिए रीजन क्या है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, चलिए ठीक है। कह रहा है कि आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मोर देन इनफ्लो, यानी कि डेफिसिट का कंडीशन है, घाटा हो जाएगा, यानी कि पैसा बाहर ज़्यादा चला जाएगा। एंड इनफ्लो इज द मोर देन आउटफ्लो, अगर सरप्लस भी होता है यानी कि इनफ्लो ज़्यादा होता है, इनफ्लो यानी कि सप्लाई आप ज़्यादा कर दिए, डिमांड कम किए ही नहीं, तो सरप्लस में चला जाएगा। तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा यहाँ पर कि डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो सरप्लस सरप्लस कैसे हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या है, इनफ्लो इनफ्लो में क्या बताएंगे, सप्लाई, मैंने पूरा सप्लाई बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट किए तो मेरा ही पैसा से ना खरीदेगा, तो मैंने सप्लाई किया, तो यहाँ पे सरप्लस देखने को मिला। यहाँ पे आउटफ्लो था, आउटफ्लो मतलब क्या बोलते हैं, डिमांड, ठीक है, करेंसी का डिमांड। तो आउटफ्लो यहाँ पर क्या है, मोर देन इनफ्लो, यानी कि मैंने डिमांड ज़्यादा किया, बाहर का पैसा का डिमांड ज़्यादा किया, डिमांड जब ज़्यादा करिएगा तो डेफिसिट लॉस में जाइएगा। तो दोनों कंडीशन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लार्ज स्केल ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, फर्स्ट कारण क्या है, लार्ज स्केल ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करती है। इट मे बी द लार्ज स्केल इम्पोर्ट इन द कंट्री, हम लोग ज़्यादा इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इम्पोर्ट बाहर से इम्पोर्ट, यानी कि मेरा अपना पैसा जो है बाहर चला जाए, इसमें इम्पोर्ट करेंगे तो क्या होगा, पैसा हमको देना होगा ना, यानी कि जब पैसा देंगे तो दूसरा कंट्री का जहाँ पे जो चलता होगा तो उसके बारे में, अपना नहीं उसका पैसा देना होगा, पहला। फिर दूसरा क्या है, ड्यू टू हाई डोमेस्टिक प्राइसेस द एक्सपोर्ट्स आर डिस्करेजेड, यहाँ पर एक्सपोर्ट को डिस्करेज, यानी कि इम्पोर्ट अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो अच्छा बात है, एक्सपोर्ट कम होगा तो बात यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है, डोमेस्टिक प्राइस। इसके बाद न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई इन द अदर कंट्री, क्या डिस्कवरी ऑफ द न्यू कॉम्पिटेटिव गुड्स ब्रिंग्स द डिक्रीज इन द कंट्री एक्सपोर्ट्स, मतलब कंट्री का एक्सपोर्ट जैसे भी घट रहा है, किसी कारण अगर घटता है तो यहाँ पर ये सब रीजन होता है। इसके बाद इम्पोर्ट डिक्लाइन ड्यू टू द इम्पोर्ट ड्यूटीज, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी तो यहाँ पर इम्पोर्ट कम होगा, ठीक है ना, और इम्पोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट हम लोग को ज़्यादा करना है, इम्पोर्ट कम करना है, तो ये सब रीजन हो। देखिए बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, रीजन में कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, अगर मान लीजिए इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट डिक्लाइन हो गया तो अच्छी बात है, इम्पोर्ट डिक्लाइन कर दिया तो यहाँ पर हम लोग का सरप्लस देखने को मिलेगा। तो सरप्लस डेफिसिट कुछ भी होगा तो ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। बिजनेस साइकिल अकर इन द रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी ऑफ लोन वगैरह, यहाँ पर मंदी का सेशन जब आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए पीरियड ऑफ बूम विद वाइटनेस लार्ज स्केल एक्सपोर्ट बाय द कंट्री, अगर मंदी है तो फिर बूम करना होगा, तेजी बढ़ाना होगा। इसके बाद नेचुरल डिजास्टर लाइक द फ्लूड्स, फेमिन, ड्राउट्स वगैरह का भी इम्बैलेंस देखने को मिलता है। इसके बाद ड्यू टू द पॉलिटिकल टेंशन के चाहे वार वगैरह होता है तो इसके कारण भी डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। इंटरनेशनल रिलेशन विद द कंट्री अफेक्ट बीओपी, इंटरनेशनल रिलेशन से भी प्रभावित होता है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्या है, जो राजनीतिक अस्थिरता है, कभी सरकार कभी उस सरकार, तो उसके चलते भी अफेक्ट होता है बीओपी। एंड चेंज इन द टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ द फैशन, इसके चलते भी एक्सपोर्ट होता है। तो बहुत सारे रीजन है, कुछ कुछ इसमें याद रखिएगा, पॉइंट अगर पूछता है क्या क्या रीजन है, लेकिन इसको सुधारा कैसे जा सकता है तो इसके रीजन बहुत सारे यहाँ पर दिया हुआ है। सुधारने में एक ही पॉइंट पर ध्यान देना है कि एक्सपोर्ट हम लोग को ज़्यादा करना है, कंडीशन खराब है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, इम्पोर्ट कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा होगा कि देखिए डिस्करेज एक्सपोर्ट, सॉरी इनकरेज एक्सपोर्ट की इनकरेज करना है। तो मेजर्स टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या क्या है, देखिए डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिकली डिसअपियर आफ्टर सम टाइम व्हेन द सर्टेन फोर्सेस कम इनटू द ऑपरेशन, कुछ फोर्सेस जैसे कि ट्रेड मेजर्स कुड बी अंडरटेकन बाय द फॉलोइंग, देखिए क्या इनकरेज एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, एक्सपोर्ट हम लोग बढ़ाएंगे तो बाहर का कंट्री का हम लोग क्या बोलेंगे, अपना गुड्स को बेचेंगे, यहाँ से बेचेंगे तो क्या होगा, अगर अपना सामान को एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आएगा, मेरे कंट्री में पैसा बनेगा, ठीक है, तो अच्छा बात है, बाहर का पैसा आएगा तो वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे कम करेंगे ताकि हम लोग का एक्सपोर्ट ड्यूटी है टैक्स वगैरह कम करेंगे ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। इसके बाद सब्सिडी टू एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो बाहर का पैसा आएगा कंट्री में ना, तो रिजर्व आरबीआई के पास पैसा बढ़ेगा, ठीक है ना, फॉरेक्स बढ़ेगा तो गेन है, अच्छा बात है। इसके बाद रिडक्शन इन इम्पोर्ट कम करेंगे, ठीक है ना, इम्पोर्ट कम करेंगे ताकि मेरा पैसा बाहर कम जाए, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद उसका पैसा देंगे, चेंज करेंगे, रुपीज़ को नहीं चेंज करेंगे, डॉलर में इम्पोर्ट करेंगे तो डॉलर में करेंगे, लेकिन रुपीज़ को चेंज करना होगा इस टाइप से। इसके बाद इम्पोर्ट कोटा सिस्टम लगाएंगे, गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स द ऑल टुगेदर इम्पोर्ट्स, ये भी विद इन द कंसिडर द नॉन रेसिडेंशियल ऑफ द, यानी कि ओवरऑल बोले तो यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, ठीक है, बात सिंपल था। इसके बाद मॉनेटरी मेजर, कुछ सरकार अपना पैसा मॉनेटरी मेजर लगाएगी, वो तो ट्रेड में हो गया, कुछ मॉनेटरी मेजर जैसे कि करेंसी डिवैल्यूएशन, अपना करेंसी के वैल्यू को कम कर देगी। इसके बाद क्या है, मनी कॉन्ट्रैक्शन, मनी मार्केट में मनी कम कर देगी, मनी कम करने का मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो इम्पोर्ट करेंगे नहीं, यानी कि एक्सपोर्ट पर बढ़ावा देना है। फिर क्या है, एक्सचेंज कंट्रोल, इसके बाद फॉरेन लोन, इसके बाद क्या है, फॉरेन
इसके बाद और पूछा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड क्या है, इनिशिएटिव ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, इतना काम करना है। इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एलवेज बैलेंस, और इसके बाद फॉर्म ऑफ अकाउंट, करंट कैपिटल, और आपका बस यही थोड़ा सा पार्ट है, उस चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए थोड़ा सा, इसको भी देख लीजिए क्या बोल रहा है, थोड़ा सा एक एक लाइन को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या सुधारने में यहाँ मॉनेटरी मेजर में। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बोले, तो देखिए डिवैल्यूएशन के बारे में हम ऊपर ही पढ़े थे। जब डिवैल्यूएशन होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर डिवैल्यूएशन ऑलवेज इनकरेज एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है। आपका करेंसी का वैल्यू कम है तो कोई बाहर से इंपोर्ट क्यों करेगा, जब बाहर से अगर इंपोर्ट करेगा कोई तो उसको ज़्यादा पैसा देना होगा, एक्सचेंज रेट ज़्यादा देना होगा, यानी कि 70 रुपया था अब घट गया तो आपको 80 रुपया देना होगा $1 के लिए, तो ज़्यादा पैसा क्यों देंगे, इसीलिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है ताकि बाहर का करेंसी यहाँ पे अंदर आ जाए। ठीक है, तो पहला कंडीशन पढ़िएगा, लाइन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मॉनेटरी कंट्रैक्शन बढ़ा दो, गवर्नमेंट रिसोर्ट द कंट्रैक्शन, रिमूव द डिसइक्विलिब्रियम, मतलब कि डिसइक्विलिब्रियम को हटाने के लिए क्या करते हैं, पैसे को गायब कर देती है। जो भी हम लोग का क्या बोलते हैं, जो कंट्री में जितना पैसा अभी जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई को कम कर देती है। ठीक है, पैसा को हटा देती है। तो बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, एंड बट इम्पोर्ट और डिस्करेजेस फेल टू इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइस लेवल, इम्पोर्ट को कम किया जाता है किसी भी हाल में ताकि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। इसके बाद एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है, गवर्नमेंट यूटिलाइज द एक्सचेंज कंट्रोल ऑफ द सिस्टम, कट द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट कम करेगी। अंडर द सिस्टम द एक्सपोर्टर हैव कैन सरेंडर देयर अर्निंग टू द फॉरेनर एक्सचेंज टू द गवर्नमेंट एंड एक्सचेंजिंग डोमेस्टिक करेंसी, यानी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करके और यहाँ पर इम्पोर्ट को कट द इम्पोर्ट कम करेगी। इस सिस्टम के तहत एक्सपोर्टर हैव टू सरेंडर देयर अर्निंग, जितने भी उसका पैसे हैं एक्सपोर्टर को सारे को सरेंडर करना होगा ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज टू द गवर्नमेंट, और इट एक्सचेंज फॉर द डोमेस्टिक करेंसी उसको एक्सचेंज करके, और एक जो एक्सपोर्टर होंगे जो मतलब एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विस, उनको क्या करना होगा, सरेंडर करना होगा उनका सारा का सारा अर्निंग जो पैसा आ गया कहाँ पर, टू गवर्नमेंट को इन द एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, उनको डोमेस्टिक करेंसी मिलेगा और आपको फॉरेन जो भी पैसा आप तो गवर्नमेंट को दे दीजिए, सरकार को दीजिए, सरकार पर जाएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बराबर कर देगी। क्या बोले थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, किसान जो भी करंट अकाउंट में आगे पीछे होता है तो उसको आरबीआई खुद से मैनेज करती हो। आरबीआई पास पैसा है नहीं तो कैसे मैनेज करेगी, तो इन लोग जो एक्सपोर्टर जो सेल करेगा तो इन लोग के पास पैसा है तो इन लोग से पैसा लेकर और वो फिर उसको बैलेंस पेमेंट को मैनेज करेगी। ठीक है, फॉरेन लोन भी विदेशों से लोन लेगी सरकार, लोन सिक्योर द फ्रॉम द लोन और बैंक क्या था, गवर्नमेंट कैन सिक्योर लोन फ्रॉम द फॉरेनर्स बैंक एंड गवर्नमेंट्स सिंस, वैसे आरबीआई से ज़्यादा लेता है रिपेमेंट ऑफ दिस लोन एज ओवर द लॉन्ग पीरियड एंड हेल्प टू गवर्नमेंट टू रिमूव द डिफिसिट इन बैलेंस पेमेंट। ठीक है, क्योंकि हमको बाद में देना होगा ना लॉन्ग पीरियड, सिंस द रीपेमेंट ऑफ दिस लोन इज स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड, इसके लिए हम लोग आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं, तो इतना काम करते हैं। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी तो वहाँ से पैसा भी आएगा। गवर्नमेंट इंड्यूस द फॉरेनर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाएगी एंड मेक इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री ऑफरिंग देम एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनिशिएटिव्स एंड कंसेशन, कुछ छूट वगैरह देती है, बोलती है आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिएगा तो क्या करिएगा, आप अपना पैसा लेकर डॉलर लेकर आइएगा, उस डॉलर से मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज कर लूँगा। ठीक है, एंड इनिशिएटिव ऑफ द फॉरेन टूरिज्म, इन लोग को बढ़ावा दिया जाता है, फॉरेन टूरिस्ट को, वो भी यहाँ पर आएगा तो पैसा खर्च करेगा तो पैसा कंट्री में आएगा। ठीक है, उस पैसा से मैं पिताजी का फ़ोन था बड़े पापा के, तो बोले कि से हम वो सोच रहे कि हम घर पे हैं, तो घर से तो आ गए, एग्जाम था यहाँ पे, तो हज़ारीबाग है, तो बोले कि ओ ठीक है। चलिए इसके बाद और क्या करेगी, इनिशिएटिव टू फॉरेन टूरिज्म, इन लोग को बढ़ावा देगी टू इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ द कंट्री विद द हेल्प ऑफ डेफिसिट ऑफ बीओपी कैन रिड्यूस। इतना कुछ काम करेगी। ओवरऑल सरकार क्या कर रही है कि बाहर का पैसा कंट्री में कैसे आए उससे हम मैनेज कर सकते हैं बीओपी को। बात को समझ गए, बस इतना ही पॉइंट को याद रखिएगा और समझा भी दिए कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, चलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑलवेज बैलेंस, ये हमेशा बैलेंस रहता है, बता ही दिए कि यहाँ पे हमेशा बैलेंस रहता है, क्यों रहता है देख लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज ऑलवेज बैलेंस, उसीलिए तो सब काम करती है हमेशा बैलेंस रहे, बिकॉज द इंटीरिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट आर डन ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट रिसिप्ट एंड डेबिट रिसिप्ट, यानी कि पेमेंट के बल पे होता है ड्यूल नेचर में, इसलिए हमेशा बैलेंस रहता है। आफ्टर फिलिंग ऑल द इंटीरिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स द टोटल क्रेडिट डेबिट्स बिकम इक्वल टू ईच अदर, सब बराबर हो जाए, बोथ साइड्स आर इक्वल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस, हमेशा बैलेंस होता है बीओपी। ठीक है, इसके बारे में बता दीजिए। चलिए फॉर्म ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट, देखिए बैलेंस ऑफ अकाउंट कितने फॉर्म है। ठीक है, तो इसके देखिए 3 होता है। करंट कैपिटल एक आपका होता है, उसको क्या बोलते हैं फॉरनर, फाइनेंशियल होता है करंट कैपिटल फाइनेंस, तो फाइनेंशियल को हम लोग कैपिटल में मान लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए या आपका शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, दोनों इसका कंपोनेंट मेजर रूप से हैं, जो कि IMF बताया है कि आपको इस पे काम करना होता है। तो करंट अकाउंट, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द करंट अकाउंट इज
एक सेकंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए करंट अकाउंट इज ए स्टेटमेंट, ठीक है ना, ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ट्रेड्स एंड गुड्स। बता दें विजिबल आइटम में होता है, सर्विसेज भी होता है, और करंट अकाउंट में यूनिलेटरल ट्रांसफर भी होता है। ओनली द रियल बिहेवियर आर इंक्लूडेड इन इट्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब कि जो हम लोग प्रेजेंट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जो होता है, जिसमें कि विजिबल भी आ जाएंगे, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आ जाएगा, सर्विसेज भी इंक्लूड रहेंगे, और आपका यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन तीनों भी होता है। और इसी में आगे पीछे होता है जो हम लोग फेवरेबल अनफेवरेबल का बात करते हैं। और कैपिटल अकाउंट हमेशा फिक्स रहता है। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन हो गया, ठीक है ना, ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर हो गया, ये सब आएगा। और इसमें क्या आएगा, इसमें आपका गुड सर्विसेज यानी कि विजिबल सर्विसेज, और यह है यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी कि जो हम लोग गिफ्ट वगैरह डोनेशन वगैरह देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है ना। ओनली द रियल बिहेवियर आर इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट। जो हाल फिलहाल में हो रहा है तो वही अकाउंट होगा। ये रोज का काम है, ट्रेड तो रोज व्यापार रोज हो रहा है, ठीक है। कैपिटल क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन द कैपिटल अकाउंट of a country consists of the transaction in the financial assets in the form of short term and long term trading and borrowing, privates and government investment, सब कुछ करती है, लेकिन यह लॉन्ग टर्म के लिए चला जाता है। सो द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ द लोन्स इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट द चेंज इन द कंट्री फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटी। अब एसेट्स लाइबिलिटी ये भी पढ़िएगा, जिम्मेवारी हमारा लाइबिलिटी होता है कि दायित्व एसेट्स वगैरह, तो ज़्यादातर पढ़िएगा बजट चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़िएगा, लाइबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या है वहाँ पर, क्योंकि जिम्मेवारी हो जाता है। कुछ मैंने लिया तो मुझे जिम्मेवारी है पैसा रिटर्न करना। एक एसेट्स होता है, मान ली कोई पूंजी मैंने खरीदा तो पैसा देना है ना, इस टाइप से, लोन लिया तो देना है, इस टाइप से भी होता है, ठीक है। और कुछ कुछ होता है कि सरकार कर दी तो उसको लाइबिलिटी नहीं बनता है। जैसे कि मान ली कहीं से रेंट वगैरह आ रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कहीं से, तो सरकार वहाँ से उसको तो मिलेगा, उसको लायबिलिटी देना नहीं है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा बैलेंस पेमेंट। लेकिन दो ही है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, अच्छे से हम लोग देख लिए। इसका थोड़ा सा दिखाते एक पिक्चर, लेकिन उस PDF ऐड करने पड़ेगा, चलिए ठीक है, समझ लीजिए। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन करंट और कैपिटल, समझ दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। इट इज द करंट डील्स विद द पेमेंट्स ऑफ द रिसिप्ट्स ऑफ द करंटली क्या है, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, जो करंट में हो रहा है, ठीक है। कैपिटल डील्स विद द ऑल सच ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इट ट्रांसफेक्शन इन द करंट प्लेस इन द फ्लो, अभी क्या हो रहा है उसके बारे में। एंड ट्रांजेक्शन इन द कैपिटल अकाउंट टेक्स इन स्टॉक्स, स्टॉक्स में एक साल के अंदर में कितना हुआ, ये रोज का जो अकाउंट होता है उसके बारे में, ठीक। इट इज द करंट इनकम ऑफ द कंट्री, करंट इनकम कितना है, इट इज द कैपिटल और स्टॉक ऑफ ए कंट्री, एंड इट इज द नेशनल इनकम, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, इट डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द नेशनल इनकम। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं कि एक साल के लिए, 2 साल 5 साल के, लॉन्ग टर्म लंबा समय के लिए देखा जाता है। इसमें आपको हर साल देखा जाता है, और इसी में हर साल में आगे पीछे होता है, हर साल में आगे पीछे होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल अनफेवरेबल होता है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से पैसा ट्रांसफर करके यहाँ पे मैनेज कर देते हैं। यहाँ पर अगर पैसा नहीं रहता है तो क्या होगा, क्या यहाँ पर पैसा ज़्यादा हो गया, अगर यहाँ पर पैसा ज़्यादा हो गया तो उस पैसा को क्या करेगी RBI, उसको बेचकर उससे डॉलर खरीद के अपने पास स्टॉक के रूप में रख लेगी, ठीक है। तो ऐसा करती है, और नहीं है तो बाहर से मंगा लेगी, है तो इसमें डाल देगी, ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। तो दोनों काम करती है। पैसा अगर यहाँ पर ज़्यादा हो गया तो उस पैसा से क्या करेगी, डॉलर खरीद कर रख लेगी। पैसा कम है तो बाहर से लोन लेकर इसमें भर देगी, लेकिन इसी को हमेशा बैलेंस रखना है, और दोनों में कंडीशन खराब होता है तब उसको ऐसा काम करना पड़ता है। लेकिन इसमें हमेशा खराब होता है तो इसको चेंज करते रहता है, ठीक है। तो एक साल शॉर्ट टर्म के लिए इसको, ये कम से कम 5 साल 10 साल के लिए स्टॉक, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल अकाउंट होता है। और ये पिछले बार का फाइनल बोर्ड एग्जाम को देखिएगा तो यहाँ पर सवाल आपको दे दिया है, वहाँ पर आपको फिक्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का 2 ही अकाउंट है, करंट और कैपिटल, ठीक है। अच्छे से इसको समझिएगा। प्रीवियस ईयर का फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी सवाल आया हुआ था। इसके बाद कंपोनेंट ऑफ आइटम या फिर करंट अकाउंट का, जो करंट अकाउंट में देखिए क्या क्या, प्लस में और माइनस, प्लस कब होगा, माइनस कब, तो रिसिप्ट यानी प्राप्त करेंगे, पेमेंट करेंगे तो माइनस में चला गया, बाहर से लग गया पैसा, ठीक है। देखिए हमको प्राप्त कब होगा, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस को जब एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा बाहर से आएगा, ठीक है ना, पैसा बाहर से आएगा। चलिए पैसा वो डॉलर आएगा ना, तो डॉलर, यहाँ पे डॉलर का बात होता है। इनकम फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वहाँ जो इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से पैसा आएगा। गिफ्ट एंड डोनेशन, वहाँ से भी आएगा पैसा। इनकम फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार विदेश में खर्च करे तो वहाँ से पैसा आएगा। रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, वहाँ से भी आएगा। एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेन टूरिज्म, विदेशी अगर यहाँ से आकर खर्चा करते हैं तो वहाँ भी पैसा आएगा। एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेन टूरिस्ट, बाहर का जो लोग यहाँ पे खर्च करेंगे तो भी आएगा। एक्सपेंडिचर बाय द, मेरा पैसा यहाँ पे आ रहा है, मिक्स्ड एक्सपेंडिचर बाय द फॉरनर एंड रिसीव्ड फ्रॉम द, क्या है, इंटरनल कैपिटल, मतलब जितना पैसा यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे पैसा जाएगा। कैसे जाएगा, यहाँ पे क्या था, एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस, यहाँ पर इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट करेंगे तो बाहर पैसा हमको देना होगा, उसका पैसा। इनकम ऑफ फॉरनर फ्रॉम द इंडिविजुअल एटमोट, इसका पेमेंट ऑफ द गिफ्ट एंड डोनेशन जस्ट अपोज एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इन द फॉरन, बाहर खर्च करेगी। पेमेंट ऑफ क्या, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को पेमेंट करना होगा, यहाँ पे क्या था, रिसिप्ट था, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को पेमेंट करना होगा। इसके बाद मान लीजिए जहाँ से माल मंगा बाहर से तो पैसा देना होगा ना। इसके बाद एक्सपेंडिचर बाय द कंट्री इन द एब्रोड, अगर हम लोग जाकर बाहर में पैसा खर्च करते तो वहाँ चला गया, ये सब माइनस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा करंट अकाउंट का, और ये सब आपका करंट अकाउंट का पॉजिटिव में जाएगा,
ठीक है। तो करंट अकाउंट में ही दिक्कत होता है, आगे पीछे होता है, ठीक है। तो मिक्स्ड एक्सपेंडिचर इन द फॉरेन करेंसी इसका पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द क्या कैपिटल, तो पेमेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई कैपिटल अगर खरीदे हैं तो उसमें पेमेंट देना इंटरेस्ट के रूप में कोई सर्विस होगा, तो ये भी था इंपॉर्टेंट। लास्ट टॉपिक आपका है और आपका समाप्त होगा, तो हम लोग आई थिंक 30 मिनट में खत्म कर दिए सब कुछ। चलिए इसके बाद कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट देख लीजिए क्या क्या है, ये प्लस में माइनस में क्या क्या, कैपिटल रिसिप्ट, इसके बाद मतलब कोई पूंजी वगैरह हम बाहर से बनाए यहाँ पर, ठीक है। तो कैपिटल मतलब जो एसेट्स, कोई एसेट से पैसा आने वाला है, यहाँ पर कैपिटल पेमेंट, कोई एसेट यहाँ बनाया तो पेमेंट उसको करना होगा, तो निगेटिव में चला जाएगा। तो पेमेंट कब करेंगे, जब बाहर बाहर बनाएंगे ना, यहाँ पर रिसिप्ट कब होगा, जब कोई यहाँ पर बनाएगा बिल्डिंग वगैरह, कैपिटल वगैरह, मशीन वगैरह खरीदेगा इसके ऊपर में, ठीक है। तो पॉजिटिव में इस इनफ्लो ऑफ बैंकिंग कैपिटल एक्सेप्ट, इसके बाद रिजर्व मॉनेटरी फ्लो, इनफ्लो हो रहा है, सब सप्लाई कर रहे हैं तो बाहर से पैसा हम लोग को आएगा, ठीक है। अपना पैसा देंगे तो सब डॉलर में चेंज होगा, बाहर से पैसा आएगा। लोन बाय द गवर्नमेंट, फॉरनर प्राइवेट लोन्स वगैरह, इंटरनेशनल सेल ऑफ गोल्ड वगैरह को बेचेंगे तो वहाँ से पैसा आएगा, ठीक है ना। फॉरनर प्राइवेट लोन वगैरह भी लेंगे तो बाहर से आएगा, लोन गवर्नमेंट, तो बाहर से पैसा आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, या बाहर पैसा जाएगा सब जस्ट अपोजिट ट्रांसफर पेमेंट, इतना कुछ, ठीक है। परचेज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट से गोल्ड खरीदेंगे तो पैसा बाहर जाएगा। देखिए तो यहाँ से ये सब नहीं पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन आपको यहाँ से ये पूछेगा डिफरेंस बिटवीन करंट और कैपिटल, ठीक है। तो इतना कुछ कर लीजिए, आपका फिनिश हो गया। कुछ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ तो इसको भी कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दो कि इंडिकेट करता हूँ कि विच ऑफ द आइटम इंक्लूड बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन होगा, यहाँ पर विजिबल ट्रांसफर, ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन बाय द कैसे, डिमांड एंड सप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इनविजिबल आइटम बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनविजिबल में क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। अच्छा विच ऑफ वन काइंड ऑफ द एक्सचेंज रेट, कौन है यहाँ पर, एक्सचेंज रेट दोनों है, बोथ ए एंड बी। बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड मीन्स क्या है, यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड कैपिटल अकाउंट, ऑल ऑफ दिस होगा ना, कैपिटल ट्रांजेक्शन इंपोर्ट सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द विजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ विजिबल मशीन क्लोज सब कुछ है। विच फॉलोइंग इज द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट टूरिस्ट, तो ऑल ऑफ दिस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में क्या होगा, प्राइवेट गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन फॉरेन सब कुछ, यहाँ पर कैपिटल लोन कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, करंट कैपिटल बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ द एबव। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो सवाल है ये लगाया हुआ, तो इसको भी देखिएगा, नोट्स को रिवीजन करिएगा, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो सब कुछ खत्म किया, जो पॉइंट टॉपिक है उसको बता दिए कौन इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो समझाना था जितना उतना कर दिए, और बाकी सब कुछ हम बता ही दिए, ठीक है। जिसमें डाउट होगा तो उसको नेट गूगल से सर्च करके एक बार और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट सवाल कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से कुछ पता है तो इसको भी अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा देख कर, ठीक है। कौन कौन दे रहा है, किस पे ध्यान देना है और किस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए कुछ भी दे सकता है ना, मॉडल में दिया है 3 नंबर में तो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। डिफरेंस ज़्यादा चांस रहता है 3 नंबर में डिफरेंस देने को। आई थिंक 3 वीडियो बना, आपका पूरा चैप्टर फिनिश होगा, और ऑब्जेक्टिव लाएंगे अलग से और चैप्टर को रिवॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम लोग वन शॉट देंगे, रिवीजन देंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। चलिए तो वन शॉट में मेन रिवीजन कर लेंगे। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद और लाइक करिए, चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।